हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ने वाले हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे पास में यहाँ पर इजी से थोड़े से हल्के लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर लेवल ठीक ही रहेगा, एग्जाम लेवल ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग framework, errors and omissions act as the balancing item. If the sum of current account and capital account is a positive value, तो इट इंडिकेट्स दैट, क्या दिखाता है? देखो, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और एरर्स एंड ओमिशंस आपके जीरो आने चाहिए। तो अगर सम हमारे पास करेंट अकाउंट क्या है, ट्रेड अगर गुड्स और सर्विसेज, इनकम ट्रांसफर, और कैपिटल अकाउंट आपका एफडीआई, एफपीआई, लोन, बैंकिंग कैपिटल, ये सब पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब हमारे पास एक बीओपी सरप्लस है। बैलेंस का क्या मतलब होता है? इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट के बराबर होने चाहिए। तो इसको यहाँ पर अकाउंटिंग बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो सरप्लस है वो एब्जॉर्ब किया जाता है बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो ये रिजल्ट किस में करेगा? इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विच इज रिकॉर्डेड एज अ नेगेटिव एंट्री। तो आउटफ्लो हो रहा है यहाँ पर हमारा, ठीक है, किसका? डोमेस्टिक करेंसी का, टू बाय द इनकमिंग फॉरेन करेंसी हमारे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो बैलेंस अगर हमें मेंटेन करना है तो सरप्लस को एब्जॉर्ब कर लेगा सेंट्रल बैंक को, और यहाँ पर हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बढ़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे तो हमारे पास में आउटफ्लो होगा डोमेस्टिक करेंसी का, ताकि हम इनकमिंग फॉरेन करेंसी को खरीद पाए हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स में। तो अब आप बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? नेट इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द सेंट्रल बैंक, राइट। पहला बोल रहे हैं यहाँ पर नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन जो है वो जीरो है। अब ये बताओ ये क्यों इनकरेक्ट है? देखो, नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन दैट इज एनआईआईपी, यहाँ पर स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं और टोटल लाइबिलिटीज कितनी है। तो सिंगल ईयर का बीओपी सरप्लस यहाँ पर एंटायर हिस्टोरिकल पोजीशन को जीरो नहीं कर सकता। कंट्री एक नेट बोरोवर है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर सम पॉजिटिव है तो बोरोवर थोड़ी होगी, लैंडर बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जैसे आज के टाइम में चाइना है, तो चाइना भी आई थिंक डेट में तो चला गया है ना। खैर वो मुझे एकदम एग्जैक्टली नहीं पता है उसका क्या सीन है, नेट बोरोवर है या नेट लैंडर है। अगर बात करें यूएस की तो यूएस तो डेट रिडन है अभी। ठीक है, एक्सचेंज रेट्स यहाँ पर डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे, तो जो सरप्लस है वो अपवर्ड प्रेशर डालता है करेंसी के ऊपर, ये डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगा। हाँ, ये ना आपका नेट लेंडर बनेगा चाइना, और बोरोवर नहीं है, क्योंकि इनका आई थिंक 1 ट्रिलियन समथिंग का इनका वो रहा था, करेंट अकाउंट सरप्लस रहा था। तो यहाँ पर सरप्लस जो है वो अपवर्ड प्रेशर डालता है करेंसी के ऊपर। इट वॉन्ट डेफिनेटली अप्रिशिएट अगर द सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर रहा है बाय कर एक्सेस फॉरेन करेंसी को टू बिल्ड रिजर्व्स। कंट्री हैज अ ट्रेड सरप्लस बट अ कैपिटल डेफिसिट। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सम जो होता है वो स्पेसिफाई नहीं करता कि कौन सा अकाउंट सरप्लस है। यू हैव टू यू कुड हैव अ मैसिव कैपिटल अकाउंट सरप्लस, लेकिन करेंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है। ठीक है, तो अगर कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स हमारे करेंट और कैपिटल जीरो के बराबर नहीं है तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा टू ब्रिंग द सीसॉ बैक टू अ परफेक्ट लेवल। Which of the following transaction is recorded as a debit entry in the Indian current account? अभी आपको चार अलग अलग पांच अलग अलग एंट्रीज दे रखी है, इन्हें ध्यान से देखो। सबसे पहले डेबिट समझते हैं बीओपी में क्या होगा। तो रूल ऑफ थंब क्या है? क्रेडिट को हम प्लस और डेबिट को माइनस लेते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन जहां पर, इसको प्लीज कॉमर्स से रिलेट मत करना, इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का तो मनी हमारी कंट्री में आएगी, और एनी ट्रांजेक्शन दैट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मनी हमारी कंट्री को छोड़कर जाएगी, आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, एक इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हुआ है, रिसीव करने $10 million फॉर सर्विस एक्सपोर्टेड टू यूके। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, करेंट अकाउंट यहाँ पर, ठीक है, और क्रेडिट होगा हमारे पास, रिसीव हो रहा है। एक एनआरआई सेंड करे रेमिटेंसेस टू हिज फैमिली इन केरला, तो केरला में पैसा आ रहा है, करेंट अकाउंट में हमारे पास रिसीव होगा, क्रेडिट होगी। इंडियन सिटीजन पेइंग इंटरेस्ट ऑन अ लोन टेकन फ्रॉम अ फॉरेन बैंक, यहाँ पर से हमारे पास डेबिट होगा, और क्रेडिट यहाँ पर होगा। कौन सा अकाउंट है आपका? कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जापानीज फर्म की बात करें, सॉरी कैपिटल नहीं होगा, करेंट अकाउंट होगा, सॉरी सॉरी एक सेकेंड।
इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट आपका करेंट अकाउंट पर होगा। अच्छा, फिर एक जापानीज फर्म में इन्वेस्ट करेगी इंडियन स्टार्टअप में थ्रू एफडीआई। एफडीआई तो ऑफ कोर्स कैपिटल अकाउंट के अंडर आएगी, तो यहाँ पर एफडीआई इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है, पैसा हमारे कंट्री में आ रहा है। अच्छा, आरबीआई सेल करेगा डॉलर्स को इन द डोमेस्टिक मार्केट, तो हमारे पास कैपिटल या रिजर्व बनेगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अगर हम किसी एसेट को बेचते हैं तो लिक्विडिटी या रुपीस हमारे पास में लेकर आएंगे, लेकिन इसको यूजुअली हम अपने ऑफिशियल रिजर्व्स में लेकर जाते हैं। तो हमारे पास सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम है, जो कि हमारी करेंट अकाउंट का पार्ट है। इंडियन सिटीजन ने मनी पे की है किसी फॉरेन एंटिटी को, तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर जा रहा है और एक डेबिट एंट्री बन जाएगा। प्लीज इसको अकाउंट से मत रिलेट करना, ओके। तो इनकम कंपोनेंट में हमारे पास जब हम लोन लेते हैं, तो लोन तो आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, और जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं वो करेंट अकाउंट का पार्ट होती हैं, ठीक है। करेंट अकाउंट यहाँ पर पूछा भी गया था। Regarding autonomous and accommodating transactions in the BOP, which of the following statements is correct? देखो, हमारे पास BOP अकाउंटिंग होती है, तो ट्रांजेक्शन्स को हम कैटेगराइज करते हैं उनके मोटिव के अकॉर्डिंग। तो जो डिस्टिंक्शन है वो क्रूशियल है कि कैसे हमारे पास BOP जो है वो इन बैलेंस होगा या इन डेफिसिट और सरप्लस होगा। तो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन यहाँ पर कौन से होते हैं? अबव द लाइन होते हैं ऑटोनॉमस, ठीक है। मीनिंग ये इकोनॉमिक या प्रॉफिट मोटिव्स की वजह से किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कोई मर्चेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं टी ताकि पैसा अर्न करें, या एक पर्सन कार यहाँ पर फॉरेन कार बाई कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारे पास में ये इंडिपेंडेंट है स्टेट ऑफ बीओपी से। जो पर्सन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं है कि कंट्री डेफिसिट में है या सरप्लस में है। तो बीओपी इम्पैक्ट क्या होगा? यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये हमारे क्या हैं? व्हाट कॉजेस अ बीओपी सरप्लस और अ डेफिसिट। अब आ जाओ अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स पर। तो यहाँ मोटिव हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा, ये अंडरटेक किए जाते हैं ताकि कवर करें हम डेफिसिट और सरप्लस का गैप, जो कि ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन से हुआ। तो अगर यहाँ पर कोई डेफिसिट है, मान लो ऑटोनॉमस डेबिट्स हमारे ज्यादा हैं ऑटोनॉमस क्रेडिट से, इसमें क्या होगा? सेंट्रल बैंक एक अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगी, जैसे कि विड्रॉ कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, या फिर बोरो कर सकती है आईएमएफ से, ताकि अपनी बुक्स को बैलेंस करे, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या होगा? अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस बिलो द लाइन आर इंटेंडेड टू करेक्ट द बीओपी आइडेंटिटी, ठीक है। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट मोटिव्स। तो देखो हमारे पास ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन ये काम कर रहे थे, अभी समझाया था। फिर ये ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस बोल रहे हैं गैप बताता है बीओपी में। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस डिटरमिन कैसे होते हैं? गैप के थ्रू। ऑटोनॉमस ऑब्जेक्शन गैप जो होते हैं ऑटोनॉमस वाले, वो रिगार्डलेस ऑफ द गैप होते हैं, ठीक है। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होता तो करेक्ट हो जाता है ये स्टेटमेंट। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस ऑलवेज लीड टू अ बीओपी सरप्लस, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस या तो सरप्लस की तरफ लेकर जाएंगे या डेफिसिट की तरफ, और एक परफेक्ट बैलेंस बनाएंगे। फिर ये बोल रहे हैं दोनों ही डिटरमिन होते हैं बाय आईएमएफ। तो यहाँ पर जो आईएमएफ है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जिसमें कि एक्चुअल ट्रांजेक्शंस हमारे इंडिविजुअल फर्म्स और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेते हैं। तो ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग, देखो ऑटोनॉमस कैसे हैं? अबव द लाइन है, प्रॉफिट यूटिलिटी और मैक्सिमाइजेशन होगा, नेचर इंडिपेंडेंट होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एफडीआई एफपीआई। और अकोमोडेटिंग वाले कौन से होते हैं? बिलो द लाइन होते हैं, रीस्टोर करेंगे बीओपी इक्विलिब्रियम, डिपेंडेंट होते हैं ऑन द बीओपी गैप, चेंज होते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स में और आईएमएफ लोन्स में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, अगर एक कंट्री एक्सपीरियंस करती है डच डिसीज, व्हाट इज द लाइकली इंपैक्ट ऑन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ व्हाट इज डच डिसीज बताओ? एक इकोनॉमिक फिनोमिना जहां पर सडन इंक्रीमेंट हो रहा है इन द वैल्यू ऑफ वन सेक्टर, ठीक है। यूजुअली जैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ऑयल या गैस, जिसकी वजह से एक सडन एप्रिसिएशन होगा डोमेस्टिक करेंसी का। अब जो अदर सेक्टर्स है इकोनॉमी के, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, ये लेस कॉम्पिटिटिव बन गए इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में। तो होता क्या है? रिसोर्स बूम हुआ, एक मैसिव सर्ज हुआ एक्सपोर्ट्स में नेचुरल रिसोर्सेज के, और सिग्निफिकेंट इनफ्लो हुआ फॉरेन रिजर्व्स का, करेंसी अप्रिशिएट कर गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनफ्लो हुआ उसकी वजह से डिमांड लोकल करेंसी की बढ़ी, जिससे कि करेंसी स्ट्रेंथन हो गई।
करेंसी स्ट्रेंथन होगी तो अप्रिशिएट होगी। अब करेंट अकाउंट शिफ्ट आएगा, रिसोर्स अकाउंट में तो सरप्लस हो गया, लेकिन जो करेंसी है वो अब बहुत एक्सपेंसिव हो गई। कंट्री की जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो बहुत कॉस्टली हो गई फॉरेनर्स के लिए टू बाय। तो साइमल्टेनियसली इंपोर्ट्स हमारे चीपर गुड्स का होने लगेगा लोकल्स के लिए, लीडिंग टू अ फ्लड ऑफ फॉरेन गुड्स। तो हमारे पास में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो तो श्रिंक कर गया, डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और जो करेंट अकाउंट है हमारा वो सिंगल वॉलेटाइल रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। इसी को हम बोलते हैं डच डिसीज। समझ में आ गया? तो आंसर क्या होगा? एक लार्ज डिस्कवरी नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे कि यहाँ पर लिथियम मिला था इंडिया में, लिथियम रिफाइनरीज हमने खोलनी शुरू की, मान लो, या फिर कोई रेयर अर्थ मैग्नेट्स हमारे इंडिया के पास मिल जाते हैं तो सडनली बहुत हाई रिसोर्सेज हमारे पास से एक्सपोर्ट होने लगेंगे, जैसे अभी चाइना में हो रहा है, मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एक्सपोर्ट्स अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, एक मैसिव सरप्लस कैपिटल अकाउंट में अगर होगा तो कोलैप्स करेंट अकाउंट में। डच डिसीज क्या है? ट्रेड फिनोमिना करेंट अकाउंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, एक्सकबरेट हो सकता है ये बाय कैपिटल अकाउंट, लेकिन जरूरी नहीं है। इन्फ्लेशन यहाँ पर अगर है तो डिक्रीज होगा इंपोर्ट्स में। देखो डच डिसीज जो है वो स्पेंडिंग इफेक्ट लेकर आएगी इन्फ्लेशन में। कोर डेफिनेशन जो है वो आपकी एक्सचेंज रेट्स के अराउंड ही घूमेगी। एक्सचेंज रेट रिजीम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डच डिसीज जो है वो आपका एक मार्केट आउटकम है, ना कि पॉलिसी चॉइस। और फॉरेक्स रिजर्व्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यूजुअली जो कंट्री है उसके पास में स्विमिंग इन होगी फॉरेक्स रिजर्व्स की इनिशियली, और प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रक्चरल डैमेज होगा टू द रेस्ट ऑफ कंट्री। तो ये जो टर्म थी ना ये 1970s में कॉइन की गई थी, नीदरलैंड ने डिस्कवर किए थे कुछ नेचुरल गैस डिपॉजिट नॉर्थ सी में, फिर यहाँ पर एक इफेक्ट आया था, उस इफेक्ट का नाम है ग्रोनिंजियन ग्रोनिंजियन इफेक्ट। ठीक है, द करेंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ अ कंट्री कैन बी फंडामेंटली एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको हम? बताओ। देखो हमारे पास में यहाँ पर ये समझना है कि अगर ट्रेड या इनकम अप्रोच लेकर चलेंगे या मैक्रो इकोनॉमिक सेविंग इन्वेस्टमेंट हो, तो सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें बीओपी अकाउंटिंग में, तो करेंट अकाउंट जो है वो हमारा गुड्स के बारे में तो अकेले है नहीं। एक्स माइनस एम क्या था? ये ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, नेट फैक्टर इनकम हमारी जो कि हमने अब्रॉड से अर्न की है, कॉम्पनसेशन इंटरेस्ट डिविडेंड, और यहाँ पर जो हमने इंटरेस्ट पे की, इनकम पे की है उसका डिफरेंस होता है, इनकम रिसीव्ड माइनस इनकम पेड टू फॉरेनर्स। फिर नेट यूनिलैटरल ट्रांसफर होते हैं जैसे गिफ्ट, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस, जो कि इंक्लूड किए जाते हैं ब्रॉडर डेफिनेशन में। तो अगर हम x माइनस एम प्लस नेट फैक्टर इनकम लेंगे तो ये अगर नेगेटिव है तो आपके पास एक करेंट अकाउंट डेफिसिट बनता है। फिर आ जाओ सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप में, तो जो नेशनल इनकम आइडेंटिटी है ये यहाँ पर बहुत पॉपुलर है, आरबीआई ग्रेड के एग्जाम में भी आया हुआ है इस पर क्वेश्चन, और सेबी के एग्जाम में भी। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास में स्ट्रक्चरल कॉज होता है डेफिसिट में, मीनिंग देखो आपको ये पता है इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्लस हमारे नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में थोड़ा सा अगर हम इसको रीअरेंज कर दें तो ट्विन डेफिसिट आइडेंटिटी मिलती है। कैसे? कैड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस टैक्सेस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस टैक्सेस आपका बजट डेफिसिट हो गया, और ये आपका प्राइवेट सेक्टर गैप हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास में बजट डेफिसिट होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारी प्राइवेट सेविंग से ज्यादा हो गई तो कंट्री बोरो कर रही है एक्स्ट्रा कैपिटल अब्रॉड से, तो भी हमारे पास स्कैड आ गया। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका आई माइनस एस प्लस जी माइनस टी और एक्स माइनस एम प्लस नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, एक्स माइनस एम प्लस नेट फैक्टर इनकम में क्या लेंगे? फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस इनकम, और मैक्रो इकोनॉमिक जो आपका इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस टैक्सेस था, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस दिखाएगा नेशनल स्पेंडिंग और नेशनल सेविंग के बीच में। अंडर द कैपिटल अकाउंट ऑफ इंडिया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट आर क्लासिफाइड एज। तो देखो हमारे पास में यहाँ पर अगर बात करें, हमारे पास देखो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या है, जैसे एफडीआई में 100% मान लो आपको इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट अलाउ की गई है अब एफडीआई, तो ईसीबी में भी अब 100% होगी, पहले 74 थी तो 74 रहेगी।
इस तरह से ये चलता है। यहाँ पर हम दूसरी कंट्री से बोरो करते हैं क्योंकि वहां के इंटरेस्ट रेट हमारी कंट्री से काफी ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो अब कैपिटल अकाउंट को हमने दो स्पेसिफिक कैटेगरीज में अलग, दो नहीं काफी सारी स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि एफडीआई और एफपीआई लेकर चलो तो इन्वेस्टमेंट, जहां पर कि एफडीआई लॉन्ग टर्म स्टेक हमारा चलता है 10% से ज्यादा, वंस एन एफडीआई ऑलवेज एन एफडीआई पड़ा होगा। एफपीआई आपकी हॉट मनी होती है स्टॉक डेट मार्केट्स के अंडर। फिर एक्सटर्नल असिस्टेंस जो कि कंसेशनल लोन्स या ग्रांट्स हमें मिल जाते हैं फॉरेन गवर्नमेंट या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, एडीबी, ठीक है, आईएमएफ। फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग अभी समझाया, कमर्शियल लोन्स जो कि रेस किए जाते हैं इंडियन एंटिटीज कॉर्पोरेट्स के थ्रू नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स से। तो बेसिकली हमारे पास में ये इन्वेस्टर नहीं, लैंडर बोलेंगे यहाँ पर, तो ये कैरी करते हैं मार्केट इंटरेस्ट रेट, और हमारे पास ये कंसेशनल नहीं होते क्योंकि ये आपके डेट फ्लोज के अंडर आते हैं। फिर होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट क्या होते हैं? जो क्रेडिट फॉरेन एक्सपोर्टर्स ने इंडियन इंपोर्टर्स को दिए शॉर्ट पीरियड के लिए, जब सामान बेचा उधार पर बेच दिया, ठीक है। तो अब आपके पास में आंसर क्या होना चाहिए कि ये आपके किस में क्लासिफाई हो रहे हैं? तो ये आपके क्लासिफाई होते हैं अदर कैपिटल या डेट फ्लो के अंडर, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग कैपिटल यहाँ पर दे रखा है। बैंकिंग कैपिटल क्या है? फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटीज कमर्शियल बैंक्स की, जैसे एनआरआई डिपॉजिट, एफसीएनआरबी अकाउंट्स में आते हैं, नॉन रेजिडेंट एंटिटी अकाउंट्स में आते हैं। तो मूवमेंट फंड्स की यहाँ पर बैंक के थ्रू होती है टू मेंटेन देयर लिक्विडिटी। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या है? डेट है, ठीक है। तो इनको हम अदर लोन्स में या कैपिटल्स में जाएंगे रेदर देन बैंकिंग कैपिटल। अच्छा, अब बताओ एक चीज, अगर एफडीआई आती है किसी टेक स्टार्टअप में तो ये क्या है? नॉन डेट क्रिएटिंग है, ओनरशिप बेस्ड रहेगी। अगर लोन हमें एडीबी से मिलता है फॉर अ हाईवे तो ये कंसेशनल या लो इंटरेस्ट रेट्स पर रहेगा। अगर यहाँ पर मान लो कोई कंपनी है वो बोरो कर रही है किसी दूसरे बैंक से तो यहाँ पर डेट क्रिएटिंग होगा, मार्केट रेट्स रहेंगे। और अगर कोई एनआरआई ओपन कर रहे हैं एक एनआरई अकाउंट तो लाइबिलिटी यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम के लिए बन जाएगी, राइट। बैंक में अगर कोई भी डिपॉजिट्स आते हैं तो वो बैंक के लिए क्या होता है? उसकी लाइबिलिटी कहलाती है ना, बहुत बार पढ़ा है हमने ये। चलो आगे बढ़ते हैं। If the nominal exchange rate appreciates by 10% and price level in India rises by 5%, while the price level in US stays constant, real effective exchange rate आपका क्या होगा? देखो, इसको समझने के लिए पहले फॉर्मूला याद करो। रियल एक्सचेंज रेट क्या था? नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस लेवल्स अपॉन फॉरेन प्राइस लेवल्स। तो अब यहाँ पर नॉमिनल एप्रिसिएशन आपका कितना हो रहा है? 10% का। रुपी आपका स्ट्रॉन्गर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर अगर ये पहले 80 रुपए में हमें $1 मिल रही थी, 72 रुपीज पर डॉलर मिल रही है। सो यहाँ पर हमारे पास में इंडियन गुड्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो गई अमेरिकन के लिए। फिर अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कंसिडर करोगे तो प्राइसेस इंडिया में राइज कर रहे हैं, मीनिंग यहाँ पर करेंसी कन्वर्जन से पहले ही जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो महंगा हो गया। फॉरेन इन्फ्लेशन हमारा 0% बोल रहे हैं ये, ठीक है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर प्राइसेस यूएस में स्टेबल हैं। तो कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? जो करेंसी वैल्यू है और इंटरनल प्राइसेस दोनों बढ़ गए तो जो रियल कॉस्ट इंडियन गुड्स की वो इंक्रीज हो जाएगी सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू यूएस गुड्स। तो जो आपके पास में यहाँ पर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स होते हैं, रीर जिसे बोलेंगे, अगर ये आपका इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो कंट्री है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो गई क्योंकि गुड्स अब हमारे ज्यादा एक्सपेंसिव हैं रिलेटिंग टू ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो नॉमिनल एप्रिसिएशन और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अगर हम लेंगे तो स्ट्रॉन्ग रियल एप्रिसिएशन होगा आपका, ठीक है, जो कि वर्स्ट होगा हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। अगर स्ट्रॉन्ग है रील तो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए ये नेगेटिव जाएगा। अगर नॉमिनल डेप्रिसिएशन और लो इन्फ्लेशन है तो यहाँ पर हमारे पास में रीर का डेप्रिसिएशन होगा जो कि बेस्ट होगा एक्सपोर्टर्स के लिए। तो इंडिया में आरबीआई 40 करेंसीज का रीर अपना चेक करती है। अगर इंडेक्स यहाँ पर 100 से अबव है तो रुपी हमारा कंसिडर किया जाता है ओवर वैल्यूड, लेस कॉम्पिटिटिव। अगर बिलो 100 है तो अंडर वैल्यूड, मोर कॉम्पिटिटिव माना जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? एप्रिशिएट करेगा रीर, इंडियन एक्सपोर्टर हमारे कम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव रह जाएंगे,
ठीक है। एक ट्रांसफर पेमेंट इन द बीओपी सच एज अ गिफ्ट और एन अनकंडीशनल ग्रांट फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट इज रिकॉर्डेड इन द, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है, वन वे ट्रांजेक्शन है जहां पर मनी, गुड्स, सर्विसेज सेंड की जाती है बिना एक्सपेक्टेशन के ऑफ अ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, सर्विस और एसेट। ठीक है, हम यहाँ पर वन वे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को पैसे दिए हैं तो वो मेरे पैसे वापस करेंगे या मुझे इसके बदले कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे सब्सिडीज होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में मॉडर्न बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट हमारी मैनुअल चल रही है बीपीएम 6, ठीक है, इनको हम करेंट अकाउंट के अंडर एज सेकेंडरी इनकम लेकर चलते हैं। तो हमारे पास में इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो जो करेंट अकाउंट है उसको हमने अब क्या किया, एक सेकेंड, हाँ, करेंट अकाउंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड बैलेंस, बाइंग एंड सेलिंग हमारे पास फिजिकल आइटम्स और इंटेंजिबल्स की, फिर प्राइमरी इनकम होगी, कॉम्पनसेशन देंगे एम्प्लॉयज को, और इन्वेस्टमेंट इनकम, फिर सेकेंडरी इनकम रहेगी जहां पर ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं जिसमें कि पर्सनल ट्रांसफर्स होते हैं, रेमिटेंसेस एनआरआईज के थ्रू बाहर भेजे जाते हैं उनकी फैमिलीज के पास में, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफर्स में ऑफिशियल ग्रांट्स होते हैं फॉरेन गवर्नमेंट गिफ्ट या डिजास्टर रिलीफ फंड से। ठीक है, तो हमारे पास में यह आंसर करेक्ट होगा। कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो कैपिटल अकाउंट जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो हमारी ओनरशिप अगर फिक्स्ड एसेट्स की चेंज हो रही है या डेट फॉरगिवनेस हो रही है, ठीक है, तो जो मोस्ट कैश ग्रांट्स होते हैं कंजम्पशन या जनरल सपोर्ट के लिए वो करेंट अकाउंट में जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स, लाइबिलिटीज जैसे एफडीआई, एफपीआई, लोन ये इन्वॉल्व है। गिफ्ट आपके लिए कोई लाइबिलिटी तो क्रिएट कर नहीं रहा। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड करता है अगर चेंजेस फॉरेक्स में होते हैं, तो अगर एक गिफ्ट है यहाँ पर और इंक्रीज हुए रिजर्व तो भी इनिशियल ट्रांजेक्शन हमारा करंट अकाउंट में ही आएगा। और ट्रेड बैलेंस यहाँ पर केवल विजिबल गुड्स यहाँ पर जो होते हैं पोर्शन बीओपी का लेकर चलेंगे। अगर रेमिटेंसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा, करंट अकाउंट होगा। अगर आरबीआई डिसाइड कर ले कि वो स्टेरलाइज करेगी तो इम्पैक्ट हमारे लार्ज एफपीआई इनफ्लो पर क्या रहेगा। स्टेरलाइजेशन क्या है, 2 स्टेप का प्रोसेस है, आरबीआई क्यों यूज कर रही है, साइड इफेक्ट्स लार्ज फॉरेन कैपिटल इनफ्लो के, जो एफडीआई एफपीआई अगर बहुत ज्यादा आ रही हैं उससे जो हमें यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा उसको यहाँ पर ऑफसेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन करते हैं, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स डॉलर लेकर आए इंडिया में तो उनको एक्सचेंज करना है रुपीस के लिए, तो यहाँ पर जो मैसिव डिमांड रुपीस की क्रिएट हुई, रुपीस एप्रिशिएट करेगा रैपिडली, इंडियन एक्सपोर्टर्स हर्ट हो जाएंगे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आरबीआई बाई करेगी डॉलर्स को और रिलीज करेगी रुपीस को मार्केट में। साइड इफेक्ट क्या है, रुपीस का इंजेक्शन बढ़ने से डोमेस्टिक मनी सप्लाई जो है वो यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिखेगी जिससे कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। फिर स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, ओएमओस पढ़े हैं ना आपने, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो जो एक्सेस रुपी लिक्विडिटी आई इसने बेसिकली आरबीआई ने क्या किया, अब यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन किए जहां पर बैंक अब आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा और अपना जो लिक्विडिटी है, कैश है, वो आरबीआई को देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में स्टेरलाइजेशन हुआ, रिटर्न किया गया टू द ओरिजिनल लेवल और एक्सचेंज रेट हमारे स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो आपके पास में सी जो है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाइंग डॉलर एंड बाइंग जी सेक्स, यहाँ पर इससे क्या होगा, डबल इंजेक्शन होगा, दोनों ही मनी सप्लाई बढ़ाएंगे और हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर हम डॉलर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोनों को सेल करते हैं तो कैपिटल कंट्री से बाहर जाएगा, आउटफ्लो होगा। अगर हम सेल करें डॉलर को और खरीदे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो रैपिडली अप्रिशिएट करेंगे रुपी को, साइमल्टेनियसली लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मूव हो जाएगा। और अगर रेपो रेट बढ़ा देंगे तो यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है केवल। स्टेरिलाइजेशन में हमें बैलेंस शीट एडजस्टमेंट करनी होती है नेट फॉरेन एसेट्स और नेट डोमेस्टिक एसेट्स की। ठीक है, 2004 में पता है क्या हुआ था, आरबीआई में ना, मतलब बेसिकली आरबीआई के पास जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी वो सारी की सारी खत्म हो गई, अब उसके पास बेचने के लिए बची नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इनफ्लोज बहुत लार्ज थे, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो आपने वो पढ़ी है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, वो आई थी जहां पर गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ स्पेशल बॉन्ड्स निकाले
आरबीआई, ताकि यहाँ पर जो लिक्विडिटी है उसको मॉप अप कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, Marshall Lerner condition states that a currency devaluation will improve the trade balance only if, देखो यहाँ पर हमारे पास में प्रेडिक्ट किया जाता है कि वेदर करेंसी डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन एक्चुअली सक्सीड करेगी इन रिड्यूसिंग अ ट्रेड डेफिसिट। तो हमारे पास में EX और EM जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेंगे। जब EX हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स की, और EM हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड फॉर इंपोर्ट्स। तो जब एक कंट्री डिवैल्यू करती है इसकी करेंसीज को, रुपी हमारा वीकर हो जाता है, एक्सपोर्ट्स हमारे चीपर हो जाते हैं फॉरेनर्स के लिए, वो ज्यादा बाई करते हैं, और इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं लोकल्स के लिए। तो इससे क्या होगा, ट्रेड बैलेंस हमारा इंप्रूव होगा। अगर हमारी वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स जो है वो सेम रहेंगी, तो अब आप ज्यादा पे कर रहे हो मोर यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉर एवरी यूनिट ऑफ फॉरेन गुड, जिससे कि ट्रेड बैलेंस हमारा और खराब हो जाएगा। तो ट्रेड बैलेंस हमारा कब इंप्रूव होता है, अगर वॉल्यूम इफेक्ट जो हुआ वो आउटवे कर दे हमारे वैल्यू इफेक्ट को। ये कब होगा, जब डिमांड एक्सपोर्ट्स की बहुत हाई है और इंपोर्ट्स की यहाँ पर ठीक है इलास्टिक इनफ है, स्पेसिफिकली जब हमारा सम एक्सीड कर जाएगा एक से ज्यादा। तो जे कर्व यहाँ पर आपका देखेंगे, रियल वर्ल्ड में जो मार्शल लर्नर कंडीशन है वो आपकी शॉर्ट रन में चलती है, ठीक है, शॉर्ट रन में सॉरी फेल हो जाती है, लॉन्ग रन में चलती है। तो शॉर्ट रन में क्या होगा, डिमांड हमारी ऑफन इनइलास्टिक होती है, क्योंकि हमारे पास में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी साइंड है, हैबिट्स आपकी टाइम लेंगी चेंज होने में। तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो एक्चुअली वाइडन हो जाता है, इनिशियली वैल्यू इफेक्ट चलता है। फिर कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को सब्स्टिट्यूट मिलना मुश्किल होता है, डिमांड हमारी इलास्टिक होती जाती है और कंडीशंस मीट हो जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होने लगेगा जैसे जैसे इनको सब्स्टिट्यूट्स मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे आंसर क्या होगा आपका, द सम ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था। फिर ये बोल रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, तो ये जो है ये मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखाता है, हाउ मच इंपोर्ट्स राइज एज द नेशनल इनकम राइजेस बट इट डज नॉट डिफाइन द सक्सेस ऑफ अ डिवैल्यूएशन। कंट्री लिक्विडिटी ट्रैप में ये कीनेसियन इंटरेस्ट रेट्स फिनोमिना है, जहां पर हमारी स्पेसिफिक ट्रेड इलास्टिसिटीज की बात नहीं हो रही। टर्म ऑफ ट्रेड अगर हम बात करें तो डिवैल्यूएशन आपका टर्म ऑफ ट्रेड यहाँ पर कॉज करता है प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स टू वर्सन नॉट इम्प्रूव, क्योंकि इंपोर्ट जो है वो रिलेटिवली ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन है कि भाई ये जो 20% डेप्रिसिएशन हुआ रुपी का, इसने इंडिया के ट्रेड डेफिसिट को कम नहीं करा पहले 3 महीने में, तो इसका इकोनॉमिक रीजन क्या हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं इन इलास्टिक डिमांड फॉर एसेंशियल इंपोर्ट जैसे कि क्रूड ऑयल। ठीक है, तो हमारे पास में जो MLC था वो शॉर्ट रन में हम मीट नहीं कर पाए। ठीक है, MLC मतलब मार्शल लर्नर कंडीशन। क्लियर है, चलो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो वो आप कमेंट कर देना, वीडियो को हाइप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अपन मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।